गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आवाज़ आ रही बेटा मेरी सबको? यस सर। तो 50 क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, आज 51 क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। An object undergoes an acceleration of 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड। देखिए ये ऑप्शंस रहे आपके 100 मीटर, 125, 150 एंड 200 मीटर। ये क्वेश्चन बहुत आसान था, हो गया होगा सबका। कितना आया बताइए जल्दी। ऑप्शन बी देख लेते हैं, सही है नहीं है? हाँ बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। और बताने की ज़रूरत है क्या? हम आगे चलें जल्दी से, बोलिए। बताने की ज़रूरत है? नहीं है, बिल्कुल बहुत तेज बोलिएगा, ठीक है, बहुत कुछ कवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। A bullet moving with a velocity of 20 meter per second hits a sandbag and come to the rest after penetrating 5 centimeter into the bag, then the retardation offered by the sandbag will be 400, 4000, 40। ये भी हो गया होगा, आसान है। कितना? नहीं हुआ? ऑप्शन हाँ बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलें, छोड़ दें, हो जाएगा, बताने की जरूरत नहीं। ठीक है। किसी बच्चे को बीच में लगे कि कोई सवाल बताने की जरूरत है, वो बीच में रोक के पूछ सकता है। तीसरी बार बोल रहे हैं, तीसरी क्लास में ये बात, ठीक है। बाद में मत बोलिएगा सर आगे जल्दी जल्दी जा रहे थे इसलिए मुझे समझ में नहीं आया। ये क्लियर? हाँ चलिए आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें ऑप्शन है 125, 100, 98, नन ऑफ दीज। बताइए। हो गया सबका? बताने की जरूरत है? चलिए ठीक है, जल्दी देखते हैं ध्यान से। कह रहा है एक बॉडी है जो आपकी टॉप ऑफ द टावर से नीचे गिर रही है, ठीक है, यहाँ से, और डिस्टेंस कवर करती है 45 मीटर इन लास्ट सेकंड। देखिए वो लास्ट सेकंड फिर आ गया। लास्ट सेकंड मान लेते हैं ये वाली डिस्टेंस है, आखिरी सेकंड में वो 45 मीटर कवर कर रही है। और क्या पूछ रहा है? पूरे टावर की हाइट पूछ रहा है। अच्छा यहाँ पे तो u = 0 होगा और नीचे आ रही है विद g। इतना सबको क्लियर है ना? बोलिए। सपोज करते हैं इसकी हाइट h है, ठीक है, और एक चीज और सपोज कर लेते हैं कि ये यहां से यहां तक की जो हाइट है वो उसको s मान लेते हैं। अब आप खुद बताइए कि h माइनस h वुड बी 45। इतना में किसी को दिक्कत नहीं? अरे हाँ कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब अगर हम h निकालें, s निकालें, सब्ट्रैक्ट कर दें, 45 के इक्वल रख दें, आंसर आ जाएगा हमारा। h क्या होता है? u 0 है तो h क्या होता है? अरे हाफ gt²। अच्छा s क्या होगा? u 0 है, अगेन h क्या हो जाएगा? देखिए एक बात सुने सब लोग, आखिरी सेकंड में अगर ये डिस्टेंस कवर की है 45, तो टोटल डिस्टेंस को अगर हम t टाइम मान रहे हैं तो इतनी जो होगी वो t-1 वाली होगी ना। आखिरी सेकंड वाली निकाल दो, t में से टोटल टाइम t लगा था, मान लो टोटल 50 सेकंड लगे थे, तो आखिरी सेकंड निकाल दो तो इतनी 49 वाली हुई ना। तो वही 49 को हमने t-1 से लिखा है ना। तो यहां पे क्या आएगा? s = हाफ g t-1 का होल स्क्वायर होगा ना। बोलिए ये। हाँ बस अब कुछ नहीं बचा सवाल में, अब इक्वल कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा आपका हाफ gt²। क्या चीज? हाँ t-1 ऐसे आया बेटा कि पूरा यहां से यहां तक नीचा h डिस्टेंस नीचे गिरने में t टाइम लगा, मान लेते हैं। t माना ना हमने यहाँ पे, देखिए ये देखिए ये t है, t टाइम मान लिया हमने नीचे से, तभी तो यहाँ पे h = हाफ gt² लगा है। ut 0 हो गया है, u 0 है इसलिए ut 0 हो गया। तो t टाइम अगर टोटल लगा है और ये कह रहे हैं आखिरी सेकंड जो था, आखिरी सेकंड के बाद वेलोसिटी 0 हो गई होगी, तो आखिरी जो सेकंड था उसमें 45 चले हैं, तो अगर उतनी डिस्टेंस को निकाल दें तो बाकी जो डिस्टेंस बची वो t-1 टाइम में चले होंगे ना। हाँ तो ये यहाँ से आया, तो ये आपका क्या आ जाएगा? हाफ gt² माइनस इसका हम होल स्क्वायर खोल रहे हैं, ठीक है, कैसे क्या आएगा? t² + 1 - 2t। बोलो, और ये हो जाएगा 45 के इक्वल। ये इक्वेशन समझ गए? बोलिए। अब यहां से देखिए, हाफ gt² माइनस हाफ gt², अंदर क्या हो जाएगा? यहां से क्या आएगा आपका? भाई gt कैंसिल हो जाएगा, बल्कि g आप कॉमन ले लीजिए यहां से। यहाँ लिखते हैं इसको, अगर आप g यहाँ से कॉमन ले लें, gt यहाँ तो कैंसिल भी हो रहा है, अंदर क्या बचेगा? देखिए यहाँ से जाके जब अंदर जाएंगे हम, बल्कि यहाँ से और आसान तरीके से इसको कर सकते थे हम। देखिए क्या तरीका है आसान करने का कैलकुलेशन को।
ये हम क्या करते हैं यहाँ पे, देखिए हम क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, बताइए। हाफ जी कॉमन ले लेंगे, बोलो हाफ जी कॉमन ले लेते हैं। तो हाफ जी अगर हमने कॉमन ले लिया तो आप खुद बताइए, अंदर आपके पास होगा टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको भी नहीं खोल रहे हैं, ध्यान से देखिए, जल्दी करने का तरीका बता रहे हैं। वैसे तो क्वेश्चन तो हो ही जाएगा हर तरह से, लेकिन जल्दी कैसे कर सकते हैं। हमने ये लिखा आपके सामने, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, टी माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 45। इतना सबको क्लियर है, ये वाली है, ये वाली इक्वेशन। अब यहाँ से हम कहाँ गए, बाहर गए, और यहाँ पे हमने क्या किया, हाफ जी कॉमन ले लिया, तो ये आ गया आपके पास टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। बोलो इतना समझ में आया सबको, ये वाली इक्वेशन। हाँ, अब देखिए अंदर आप a प्लस बी ए माइनस बी लगा दीजिए। a प्लस बी ए माइनस बी पढ़ा है ना सबने। ये हाफ जी है, हाफ जी अगर g की वैल्यू आप क्या रखते हैं, 10 रखते हैं, तो 5 बचेगा। बोलो 5 बचेगा, 5 को उधर ले जाएंगे नीचे, और यहाँ क्या लगा देंगे, a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी में कुछ ऐसा आएगा आपके पास, और a माइनस बी में क्या आएगा, t माइनस, अंदर जाएगा प्लस हो जाएगा ये, और यहाँ बचेगा 9। बोलो ये क्लियर कैसे आया। हाँ, तो देखिए यहाँ पे टी कैंसिल, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ बचेगा 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 9। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 9, तो 2t इज इक्वल टू 10, तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। बोलिए 5 आ गया, इतना क्लियर है। हाँ, अब इस t की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए अब ये वाली इक्वेशन में, आपकी 125 आंसर आ जाएगा, आ जाएगा ना भाई। हाफ जी की वैल्यू 5 हो जाएगी, और ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 का क्यूब बन जाएगा। 5 का क्यूब क्या दे देगा, 125। क्लियर है। आगे चलें, बोलिए जल्दी बोलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle has an initial velocity of 9 meter per second due east and a constant acceleration of 2 meter per second square due west. The distance covered by the particle in the 5th second of its motion. ठीक है, देखिए 5th सेकंड की बात कर रहा है, 5th सेकंड में कितना होगा, बताइए कितना आंसर आ रहा है, अगर लग गया तो 0.5, 0, बड़े आंसर सारे मल्टीपल। अभी हम इसका आंसर नहीं दिखाएंगे आपको। देखिए पहले इसको लॉजिक और कॉमन सेंस से भी किया जा सकता था, बाकी फॉर्मूला बेस तो है, ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। तो लॉजिक और कॉमन सेंस से कैसे कर सकते थे, हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि देखिए यहाँ पे सब लोग ध्यान से देखें, एक पार्टिकल है जो इधर जा रहा है 9 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट में, इसको ईस्ट मान लेते हैं, सब लोग डायरेक्शन जानते हैं ना ये। अब देखिए यहाँ जा रहा है 9 मीटर पर सेकेंड से, इन भाई साहब को इधर कोई खींच रहा है, कितने से खींच रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। बोलो इसका मतलब ये है कि हर सेकंड में इसकी वेलोसिटी को कितना कम कर रहा है, ये 2 मीटर पर सेकंड कम कर रहा है। तो इसका मतलब पहले सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 7 बचेगी। बोलो अरे 7 बचेगी। अच्छा दूसरे सेकंड पे कितनी बचेगी, 5। हाँ, तीसरे सेकंड पे कितनी बचेगी, 3। अच्छा फोर्थ सेकंड पे कितनी बचेगी, फोर्थ के बाद मतलब 1। अब देखो ध्यान से सभी लोग सुने, इसको अब 0 करने के लिए 1 सेकंड नहीं लगेगा, इसकी वेलोसिटी को 0 करने के लिए पूरा 1 सेकंड नहीं लगेगा, आधे में कर देगा। क्यों, क्योंकि 1 सेकंड में तो 2 मीटर पर सेकंड कम कर रहा है ना, और अब कम कितना करना है उसको, सिर्फ 1। बोलो क्लियर है। तो इसका मतलब यह है कि 4.5 सेकंड में, यहां पे अगर आप इस तरह लिखें 4.5 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, ईस्ट वाली, ये वाली। इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं। हाँ बिल्कुल लॉजिकल है, आप समझते जाइए। यानी 4.5 सेकंड में इसकी वेलोसिटी ईस्ट डायरेक्शन में 0 हो चुकी होगी। अब ये ईस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं करेगा। अच्छा क्या ट्रेवल ही नहीं करेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन तो लगेगा ना फिर भी उसके ऊपर, बोलिए जिसको डी एक्सेलरेशन बोलिए आप, ठीक है, तो वो लगेगा, लेकिन अब वो उसको किधर चलाएगा बताइए। अब वो उसको हाँ इधर चलाएगा ना, इधर खींचेगा अब वो। अब आपसे पूछ क्या रहा है, देखो आधे सेकंड के बाद 4.5 सेकंड जब होंगे, 4.5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। आपसे कह रहा है 5th सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। अब ध्यान से सुनिए, 4 सेकंड के बाद आया 4.5 और उसके बाद आया 5, तो ये पूरा 5th सेकंड कहलाएगा ना, ये पूरा 5th सेकंड कहलाएगा ना। 4 से लेकर 5 के बीच में जो भी कुछ हुआ है वो सब 5th सेकंड में कहलाएगा, 5th सेकंड की जर्नी कहलाएगी। तो आपको ये निकालना है कि 4 to 4.5 में कितना चला होगा, फिर 4.5 to 5th के बीच में कितना चला होगा, दोनों को ऐड कर दीजिए आप।
कैसे निकालेंगे हम? सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है हमारे आगे। अब देखिए आप, सबसे पहले आपको अगर 1 to 4 की डिस्टेंस पता हो, सबसे पहले आप निकाल सकते हैं 1 to 4, या यहां निकाल लीजिए 4 to 4.5 के बीच में कितना चला होगा। 1 से 4 कितना चला, देखिए यहां से 1 से 4 कितना चला, ये आसानी से निकाल लेंगे आप। उसके बाद 4 से 4.5 कितना चला, और उसके बाद 4.5 से 5th में कितना चला। ठीक है, क्योंकि 5th सेकंड 4.5 से 5th सेकंड में उल्टी डिस्टेंस में चलेगा वो। ठीक है, सेम डायरेक्शन में आ जाएगा। तो अब आपसे डिस्प्लेसमेंट तो पूछा नहीं है उसने, क्या पूछा है? डिस्टेंस पूछी। और कुछ बच्चों ने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट समझ के ये जीरो वाला गड़बड़ किया है शायद, है ना? क्यों जीरो आंसर क्यों लगाया है? शायद इसीलिए लगाया हो। खैर आगे चलते हैं, बताइए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले 1 to 4 के बीच की डिस्टेंस क्या हमको पता है? नहीं पता है। 1 to 4.5 के बीच की डिस्टेंस ये भी नहीं पता है हमको। और इसके बाद तो वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो ही गई है इसकी। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं हम? क्या क्या निकाल सकते हैं हम? क्या 1 to 4 की डिस्टेंस निकाल सकते हैं? कोई बताएगा 1 to 4 की डिस्टेंस कैसे निकलेगी? अरे भाई 4 सेकंड में चली गई डिस्टेंस कितनी होगी? 4 सेकंड में चली गई डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as से नहीं निकाल सकते क्या? बोलिए, सब कुछ पता है हमको, कैसे निकालेंगे? क्या 1 to 4 की डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं? तब सन्नाटा। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बताइए? हाँ, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर से क्या निकालेंगे हम? ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर से क्या निकालेंगे? अप्रोच क्या होनी चाहिए इस क्वेश्चन में हमारी? हम क्या निकालें कि हमें 5th सेकंड की मोशन पता चल जाए? सबसे पहली चीज तो अप्रोच है ना, कि अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्या निकालें कि 5th सेकंड की मोशन पता चल जाए। जल्दी जल्दी ट्राई करिए, जिन लोगों ने किया वो बताएं। कई लोगों ने आंसर और भी दिए हैं ना। जीरो तला तो चलो नहीं होगा, अब दिख रहा है जीरो नहीं होगा, डिस्टेंस जीरो कहाँ से हो जाएगी? फिर भी कुछ लोगों ने जीरो आंसर निकाल दिया। मतलब डिस्टेंस के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि डिस्टेंस तो जीरो नहीं हो सकती ना किसी भी हाल में। अब जीरो कहाँ से ले आए? जल्दी बताइए, क्या क्या निकालना होगा हमको इसमें? कैसे निकालें कि हम पहुंच जाएं आंसर तक? अच्छा, ये तो हमको पता है ना किस सेकंड में वेलोसिटी जीरो हुई है। बताइए कितने टाइम के बाद वेलोसिटी जीरो हुई है, अगर हम आपसे ऐसे पूछें? 4.5 सेकंड के बाद वेलोसिटी जीरो हो गई है ना। बोलिए, तो क्या 4.5 सेकंड तक कितनी डिस्टेंस कवर की होगी? निकाल सकते हैं? 4 कितनी कितनी कवर की होगी बताओ? 4.5 सेकंड तक कितनी डिस्टेंस कवर की होगी, ये कैसे निकालेंगे बताइए? अरे टाइम पता है आपको, कितना टाइम है बताइए? 4.5 सेकंड है। 4.5 सेकंड पता है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? जीरो है ना। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 9। हाँ, रिटार्डेशन कितना दिया हुआ है? -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी भी कुछ है निकालने में। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सबको दिख रहा है? हाँ, तो कितना आएगा बताइए? v स्क्वायर तो जीरो ही हो जाएगा। सबसे पहले हमने यही फॉर्मूला लिखा हुआ था। u इस कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा, इक्वल टू 2as 2 इंटू माइनस का 2 इंटू s। बोलिए कितनी आ गई? s कितनी आ गई? ये 4.5 वाली s है, ये ध्यान रखना है हमको। कितनी आएगी ये भाई? 2 2 4 है, 4 2 20.2, ये आएगी ना? बोलो, ये आएगी। 4.5 तक की डिस्टेंस हमको पता चल गई। 4.5 तक की हमको डिस्टेंस पता चल गई है। अच्छा, आखिरी जो 0.5 सेकंड है उसमें कितना चला होगा? आखिरी का 0.5 सेकंड का बताइए। आखिरी का 0.5 सेकंड बताइए। s 0.5 में कितना चला होगा, ये कैसे निकालें? बोलो बेटा, इतने लोगों क्लास में आखिरी का 0.5 सेकंड कैसे निकाल सकते हैं हम? भाई ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर से नहीं निकाल सकते भाई। यहां पे जो वेलोसिटी जीरो होगी 4.5 पे, वो अगली मोशन की इनिशियल वेलोसिटी बनेगी। इसकी फाइनल अगली के लिए इनिशियल बन जाएगी, तो ut तो इसका भी जीरो हो जाएगा ना। प्लस क्या बचा आपके पास अगली मोशन के लिए? हाफ एटी स्क्वायर। a कितना है? a को क्या लेंगे यहाँ पे आप?
अरे ये तो दे रखा है ना क्वेश्चन में आपको, -2, हाँ -2 और टाइम हो जाएगा 0.5 का होल स्क्वायर, ये 2 कैंसिल हो गया, कितनी आ गई आपके पास यहाँ से 25.25, यही आएगा। अरे बोलिए भाई माइनस का, क्योंकि उल्टी डायरेक्शन में चल रहा है तो माइनस लगा दीजिए आप। हाँ ये माइनस में आ गई, क्या चीज़? अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। अब डिस्टेंस से यहाँ पे लेना देना है आपका, डिस्प्लेसमेंट से कोई मतलब ही नहीं है आपका, तो उससे कंसर्न मत होइए इतने ज़्यादा। ये देखिए 0.5 सेकंड में इतना चलेगा आगे, बोलिए। लेकिन अभी आपको आंसर नहीं आया आपका, क्यों? क्योंकि अभी आपको लास्ट 0.5 सेकंड का पता चला है, इससे पहले के 0.5 सेकंड भी जानने हैं ना आपको, तब उसको ऐड करेंगे तभी तो लास्ट का 1/5 सेकंड का निकलेगा, बोलिए। अभी आपको सिर्फ 0.5 लास्ट वाला पता चला है जहां से वेलोसिटी 0 हो गई थी, उसके बाद का पता चला है, लेकिन उससे और 4 सेकंड के बीच का भी तो चाहिए ना आपको, वो नहीं पता है आपको। वो मिल जाए तो इसमें ऐड कर देंगे तो 5 सेकंड की मोशन पता चल जाएगी हमको कितनी चली है। इतना तक समझ में आ रहा है ना? अब यहां देखिए आपके पास 4.5 पता चल गया आपको, अगर इससे किसी तरह से ये वाले 0.5 पता चल जाए, 4 से 4.5 के बीच की डिस्टेंस अगर आपको मिल जाए तो आप आसानी से इसमें ऐड कर देंगे। वो कैसे मिलेगी? इसमें से अगर हम 4 सेकंड को माइनस कर दें तो मिल जाएगी, बोलो। इसमें से अगर हम 4.5 से 4 सेकंड माइनस कर दें तो ये बीच वाली मिल जाएगी ना, बोलो। ये वाली बीच वाली मिल जाएगी, बाद वाली ये मिल चुकी है हमको, तो बताइए कैसे 4 सेकंड वाली डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? 4 सेकंड वाली डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? यू पता है आपको? नहीं पता है? पता है? ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाइए, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। देखिए यहाँ S 4 सेकंड निकालने जा रहे हैं हम, तो ut में क्या रखेंगे? u में 9 इंटू t कितना? 4 सेकंड, तो 4 रखेंगे, हाँ, प्लस हाफ। यहाँ पे क्या आएगा? एक्सेलरेशन भी पता है आपको, कितना होगा वो? वही -2 इंटू टी में कितना रखेंगे? फिर वही आगे 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 कैंसिल हो गया, ये हो गई 36। यहाँ कितना मिलेगा आपको? कितना मिलेगा बोलिए फाइनली? S4 कितना आ जाएगा हमारे पास? 36 माइनस 16, तो कितना आ जाएगा? 20। अब तो ओरल आंसर आ जाएगा। ये 20 है, ये 20.25 है, इसमें से माइनस करोगे बचेगा 2.25। 0.25 ऐड होके 5 सेकंड की कितनी आ जाएगी? 5 सेकंड की कितनी आ जाएगी आपकी? 5th अगर हम निकालें तो ये आ जाएगा 0.25, और यहाँ से 0.25 मिलेगा, अल्टीमेटली वो क्या दे देगा? 0.5। तो आपका ये आंसर सही होना चाहिए, बोलो। समझ में आया? हाँ, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, थोड़ा लेंदी था, थोड़ा कैलकुलेटिव था, लेकिन क्वेश्चन अच्छा था, इसको समझ के करना था, ठीक है। कई सारी चीज़ें आपसे पूछी थी, बोलो। सबको क्लियर है? आगे चलें? किसी बच्चे को दोबारा समझना हो तो बोल दे, ठीक है। हाँ, सिंपली देखिए यहाँ ध्यान से, हाँ देखिए सिंपली आपसे क्या कह रहा था, आपसे ये कह रहा था यहाँ पे कि आपने जो जर्नी अभी कंप्लीट की 5 सेकंड तक की, मतलब आगे भी चल रहा होगा वो, लेकिन आपसे 5 सेकंड की जर्नी की बात कर रहा था। तो हमने यहाँ क्या किया, पहले सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी कम हो जाएगी, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, 5 तक हम लोग चले गए। तो पहले में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई थी? 7 हो गई थी, फिर दूसरे में 5, यहाँ 3, और यहाँ कितनी हो जाएगी? 1, ठीक है। अब यहाँ 1 हो गई है, और ये अभी भी उसको 2 मीटर पर सेकंड से कम करने पर लगा हुआ है, तो इसको फिर सिर्फ कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड बाद तो 2 मीटर पर सेकंड कम कर देता वो, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 है उसके पास, तो उसको सिर्फ कितना टाइम लगेगा? बीच में 4.5 सेकंड में ही वो क्या कर देगा? इसकी वेलोसिटी को 0 कर देगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये इसी डायरेक्शन में मूव करने लगेगा और इसके हिसाब से डिस्टेंस कवर करने लगेगा। हमसे पूछ रहा था कि 5th सेकंड में, 5th सेकंड का मतलब है जो हम रेड से बना रहे हैं, 4 से 5 के बीच में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, ये हमसे पूछ रहा था वो। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले क्या क्या निकाला कि 4.5 सेकंड तक की डिस्टेंस निकाली, क्योंकि हमें यहाँ फाइनल वेलोसिटी पता है 0 हो चुकी थी, इनिशियल हमें पहले ही दे रखी थी, तो हमने उससे फॉर्मूला लगा के वो निकाल लिया, v² - u² 2s से हमें यहाँ तक की डिस्टेंस पता चल गई। यहाँ तक की डिस्टेंस पता चल गई, उसके बाद इसके यहाँ से जब वो 0 हुई थी वेलोसिटी, वहां से 5 सेकंड के बीच की डिस्टेंस भी पता चल गई, क्यों? क्योंकि ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी बन गई, और इसके बाद क्या होगा, जो आगे का हमें पता था ut प्लस हाफ AT स्क्वायर हमने लगा दिया, u तो 0 हो
जाएगा। ठीक है, इसमें फाइनल वेलोसिटी की जरूरत नहीं होती है इस वाले फॉर्मूले में, आपको सिर्फ एक्सेलरेशन चाहिए होता है। तो आपने क्या किया, ए और टी आपको पता था 4.5 से 5 के बीच में कितना है, आधा सेकंड, तो आधा सेकंड यहाँ पे रखा, तो हमको यहाँ के बीच की जर्नी भी पता चल गई, ये वाली, ये देखिए ये भी पता चल गई। ठीक है, ये वाली तो आपने नीचे निकाली ही थी, ये वाली देखिए, ये देखिए, अब ये पता चल गई, ये पता चल गई, आपको ये वाली चाहिए, तो इसके लिए आपको इतना टुकड़ा और चाहिए अभी, ये वाला टुकड़ा। अब ये टुकड़ा कैसे आएगा हमारे पास, अगर ये आ जाएगा तो इसको और इसको ऐड कर देंगे, यानी ये 1 और ये 2, 1 2 को ऐड कर देंगे तो हमें 5 सेकंड की जर्नी मिल जाती। तो अब 2 कैसे निकालें हम, तो 2 निकालने का एक तरीका ये है कि 4.5 से इसको निकाल दें, अननेसेसरी जो हमारे पास है ये वाला, देखिए ये वाला हिस्सा अगर हम यहाँ से बाहर कर दें 4.5 से, तो हमें ये 2 वाला मिल जाएगा। तो हमने वही किया, 4 का निकाला, 4.5 तो ऑलरेडी हमारे पास था, देखिए 4 का 20 आया, तो 4.5 का 20.25 था, तो माइनस किया तो पता चला 0.25 ये भी है, यानी ये दोनों डिस्टेंस सेम थी, इनको ऐड कर दिया, 0.5 आंसर आ गया। समझ गए? हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार इंक्रीजेज इट्स स्पीड यूनिफॉर्मली फॉर 10 मीटर पर सेकंड टू 60 मीटर पर सेकंड। बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब ओरली लगा देंगे आप, v माइनस यू अपॉन टी से एक्सेलरेशन का जो बेसिक फार्मूला होता है। कितना आंसर आया था? ठीक है, ठीक है, ये बेसिक फार्मूला है, सबको पता होगा एक्सेलरेशन का, है ना, v माइनस यू अपॉन टी वाला, वही लगा दीजिए यहाँ पे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल 1.5 मीटर इन 8 सेकेंड, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज, बताइए 8 सेकेंड। ये क्वेश्चन थोड़ा 0.0 ये वाला, और किसी बच्चे का आया? देखो ध्यान से सुनो, इस तरह के जो 8 सेकंड वाले क्वेश्चन पिछले भी आए थे, जो हमने आपको एक फार्मूला बताया था, याद है? कौन सा फार्मूला था, किसी को याद हो तो बताएं। एक शॉर्टकट फार्मूला बताया था आपको, Sn इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n माइनस 1, ये फार्मूला बताया था। इस फार्मूले को रखोगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये फार्मूला आया कहाँ से? देखिए इसको ऐसे समझिए आप, अगर आपको 8 सेकंड में निकालनी है, तो मान लीजिए कोई बॉडी ऐसे ट्रेवल कर रही है, ठीक है, ये उसका 0 से लेकर 8 के बीच का पूरा जर्नी है, ठीक है, आपसे 8 सेकंड की पूछ रहा है, सिर्फ 8 की, तो उसने 0 से 1 भी किया होगा, 2 3 4 7 इस तरह से करके 8 तक पहुंचा होगा वो। तो आपको खाली 8 का निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 8 माइनस 7 करना पड़ेगा या नहीं, बोलो, ये समझ में आया? हाँ, अगर आपको सिर्फ 8वें सेकंड का निकालना है, तो आपको उसमें से टोटल 7 सेकंड माइनस करने पड़ेंगे पहले के। क्लियर है? बोलिए। हाँ, तो इसका मतलब किसी का भी इस तरह का, अगर आपको 8 सेकंड, मान लो 5th सेकंड का निकालना है, तो 5th सेकंड का निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5th माइनस 3rd, वो 4th, बोलो बेटा, 5th माइनस 4th करना पड़ेगा। इसका मतलब ये किसी भी सेकंड का अगर आपको निकालना है, तो उसमें से उससे पहले वाले सेकंड को माइनस कर दीजिए, मिल जाएगा। इतना समझ में आ रहा है? तो हाँ, अब इस फॉर्मूले में हमारे पास 7 सेकंड के बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि उसने पिछले 7 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर की होगी, तो हम माइनस कर दें, नहीं पता है, तो हम एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव करेंगे ऐसे हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और उसका पैटर्न हमें दिख रहा है कि अगर हम सपोज करो 8 सेकंड का निकालते हैं तो 7 माइनस करते हैं, 5th का निकालना है तो उसमें से उससे पहले वाला माइनस करो, ठीक है, 3rd का निकालना है तो 2nd माइनस करो। इसका मतलब अगर n का निकालना है तो उसमें से n माइनस 1 माइनस करेंगे, बोलो। Yes, sir. कोई गलत नहीं है? Yes, sir. बिल्कुल सही है। तो बस इसी से हम एक फॉर्मूला बनाते हैं अभी, और बहुत जल्दी बन जाएगा। तो अगर हम इन दोनों का माइनस करें, क्या Sn माइनस Sn माइनस 1, तो क्या आएगा बताइए? Sn क्या होगा? Un प्लस क्या होता है? Un और क्या लेंगे, मतलब बोलिए जल्दी भैया, फॉर्मूला रखिए। Sn का फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास यहाँ से? Sn का फॉर्मूला क्या आएगा? Sn का मतलब यही ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से लगाइए, ऊपर वाले को मत देखिए, वो तो लाना है हमें। अरे क्या रखेंगे? अरे un कर दिया ना, un सेकंड में है ना, तो un, अच्छा ये सबस्क्रिप्ट समझ रहे होगे तुम लोग। n t की जगह पे n रखेंगे, प्लस हाफ क्या रखेंगे? AT स्क्वायर, a t की जगह n स्क्वायर हो जाएगा, बोलो ठीक है, माइनस n माइनस 1 में क्या रखेंगे बताइए? n माइनस 1 में u इंटू n माइनस 1 प्लस हाफ a क्या हो जाएगा? n माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बताइए। Yes. हाँ, तो अब इसको हम माइनस कर लेते हैं इसमें से,
तो करिए माइनस, क्या आएगा, तो यहाँ स्पेस बहुत कम बच रहा है, ये हो जाएगा आपके पास u इंटू एन, मतलब हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या मिलेगा हमें, बोलिए un, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का u हो जाएगा, फिर अंदर जाएगा तो ये माइनस u बाई 2 इंटू एन माइनस का होल स्क्वायर। बताओ ये सही है लाइन, कुछ कट रहा है, क्या क्या कट रहा है, ये un कैंसिल, और क्या मिलेगा, un कैंसिल, और भी कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ यहाँ पर भी a होगा, ये a मिसिंग है यहाँ से, यहाँ पे a होगा आपका, क्या होगा ये a होगा ना, ये सही है, ये यही तो होगा, ये वाली इक्वेशन नीचे आई है, हाँ। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हाफ ए एन स्क्वायर, ठीक है, यहाँ क्या है, यहाँ पे क्या था हमारे पास, सिर्फ u है प्लस का u, और यहाँ क्या मिलेगा a बाई 2, अब ये ब्रैकेट खोल लीजिए, क्या आएगा एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे हाफ ए एन स्क्वायर प्लस u माइनस का हाफ ए एन स्क्वायर, फिर माइनस का a बाई 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये वाला, तो ये कितना आ जाएगा प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a n हो जाएगा, है ना। अब बताइए ये कैंसिल, और भी कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, चलो इसको ऊपर ले चलते हैं। तो ऊपर हमें क्या मिलेगा, यहाँ देखिए, यहाँ क्या मिलेगा हमें, u मिलेगा, u उसके साथ क्या क्या है, u माइनस ए बाई 2 प्लस ए एन, ये है ना, बोलिए तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम, a बाई 2 कॉमन ले लें, a बाई 2 कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, प्लस का a बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर हमें यही तो मिल रहा है, देखिए ध्यान से, ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस फॉर्मूला केम, समझ में आ गया सबको, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कुछ नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है, हमने जैसे ड्राइव किया, ठीक है, n से n माइनस 1 वाली डिस्टेंस को माइनस कर दिया। अब इस फॉर्मूले में इसको डायरेक्ट रखिए, देखिए कितना आंसर आ रहा है, इस फॉर्मूले में रखिए, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है ना, तो u 0 हो जाएगा आपका, u हो गया 0 प्लस a दिया हुआ है, क्या a दे रखा है, कि एक्सेलरेशन तो निकालना ही है आपको, ठीक है, एक्सेलरेशन आपको निकालना है, तो यहाँ पे आप ऐसे चलिए इसको लेकर इक्वल टू को उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 0 आपका प्लस ये कितना हो जाएगा, a निकालना है आपको, तो a बाई 2, और n की जगह कितना रखेंगे 8, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 8 माइनस 1, और डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको 1.5, सॉल्व करिए, देखिए 0.2 आ रहा है, सॉल्व करिए, ये आ जाएगा 2 8 16 माइनस 1 15, ठीक है, तो 15 ऐसे ही दिख रहा है, कैंसिल हो जाएगा, तो वहाँ क्या बचेगा आपके पास 0.1 से 2 की मल्टीप्लाई कराओगे क्या बचेगा 0.2, सिंपल है, क्लियर है, बता समझ में आ गया सबको। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, 8 सेकेंड 10 सेकेंड ऐसे सवाल आपसे पूछेगा, इस तरह क्वेश्चन खूब आते हैं कंपटीशन में, एनटीएससी में भी आएंगे, तो ये फॉर्मूला आपको समझा भी दिया हमने, ड्राइव करा दिया है कैसे कहाँ से आया है, तो इसको याद रखिएगा, नहीं याद रहेगा तो इसको डिराइव भी कर सकते हैं आप, लेकिन इतना टाइम होता नहीं है, कुछ फॉर्मूले डायरेक्टली याद रखिए तो टाइम सेव होता है आपका। चले आगे, किसी को डाउट तो नहीं है, चलिए नेक्स्ट। A body is moving along a straight line at 20 मीटर पर सेकेंड, undergoes an acceleration of -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 सेकंड के बाद, बहुत आसान क्वेश्चन है, बताइए, सब बहुत आसान है ना, लगा लेंगे आप, कितना आंसर आ रहा है, हाँ 4 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितने से कम हो रही है, देखो 4 मीटर पर सेकंड से कम हो रही है ना 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी बचेगी 16, अगले सेकंड के बाद फिर कम हो जाएगी 4, तो कितनी बचेगी 12, तो टोटल 2 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी बचेगी 12। तो ऐसे लगाइए, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं लगाना आपको इसमें, ठीक है, जहां तक ये लॉजिकल क्वेश्चन हो जाएंगे ना, ये 4 मीटर पर सेकंड 1 सेकंड में कम होगी, बचेगी 16, अगले में, फिर अगले में एक और कम होगी इतनी ही, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो फिर बचेगी कितनी 12, तो देखिए 12 आंसर आ भी रहा है यहाँ पे, फॉर्मूले से भी यही आ रहा होगा, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। A body is thrown vertically upwards and rises to a height of 10 meter. The velocity with which the body was thrown upward is, इतना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखो को पता है कहाँ तक पहुँचती है, कोई एक बॉडी है जिसको ऊपर फेंका गया है, कितनी हाइट 10 मीटर से, हाइट ऑफ 10 मीटर, द वेलोसिटी विद विच द बॉडी वॉज थ्रोन अपवर्ड। वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जिससे ऊपर फेंकी गई होगी, अरे बताइए, 4 ऑप्शन है आपके पास,
भाई 10 मीटर तक जा पाती है। 40. हाँ 10 मीटर, इसका मतलब उसकी मैक्सिमम हाइट यही है ना, बोलो मैक्सिमम हाइट यही है ना, एच मैक्स। हाँ एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होगा, एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होगा, अरे तो उससे निकालोगे तभी तो पता चलेगा। क्या यू स्क्वायर अपॉन 2g होगा, एच मैक्स, ठीक है, इसको डायरेक्ट याद रखिए, ठीक है, बार बार वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर मत लगाइए, निकाल लीजिए। यहाँ 10 दे रखी थी आपको, इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 2 इंटू कह रहा है 9.8 रखिए आप, ये हो जाएगा 20 इंटू 20 क्यों हो जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा, तो पॉइंट हटेगा तो कितना आ जाएगा आपके पास 2 इंटू, इसको ऐसे लिख सकते हैं 49 इंटू 2 इक्वल टू यू स्क्वायर। अब देखिए 49 बाहर आ जाएगा रूट के और 2 बाहर आ जाएगा, कितना आ गया 14, ठीक है, सबको समझ में आ गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, द टाइम टेकन, देखो टाइम टेकन पूछ लिया, अब आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने पे टाइम कितना लगता है, कितना लगता है, कितना लगता है, अरे तुम्हारा ये आया है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, टाइम कितना लगता है मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने पे, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 हो जाती है ना, बोलो, हाँ, तो क्या v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी से आप नहीं निकाल सकते टाइम कितना लगता होगा, कितना लगता होगा, ये g माइनस ले लीजिए, ऊपर जा रहा है तो ये u अपॉन जी आ जाएगा, यही लगता होगा ना टाइम। हाँ तो बस सिंपल फॉर्मूला है, डायरेक्ट याद रखो कितना टाइम लगता होगा, u कितना है, क्या u पता है आपको, अभी पीछे निकाला था पता है, अरे पता है ना, ये फॉर्मूला होगा, सही बता रहे हैं, ये होगा फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट के लिए ये फॉर्मूला होगा, इसमें तो हाइट कहीं आ ही नहीं रही है, तो फॉर्मूला ये कैसे हुआ, हाँ क्या होगा, h इज इक्वल टू क्या होगा, यू टी, यू तो 0 ही हो जाएगा, या यू लेंगे आप, यू लेंगे आप, इससे भी नहीं आएगा। और कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास, एक और है, हाँ 2gh, तो यहाँ से निकालेंगे क्या, यहाँ भी तो टाइम नहीं आ रहा है, बताइए आपको टाइम कैसे मिलेगा, ये बताइए, टाइम का फॉर्मूला आप कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 तो अभी लगाया था हमने, तो वहाँ से तो नहीं आ रहा है, आ रहा है, एक और बचा है फॉर्मूला, वो भी हम लिख लेते हैं, कंफ्यूजन दूर करिए, सब बहुत कंफ्यूज हैं आप लोग, ये लीजिए, ये भी लिख दिया, यहाँ से कैसे निकालें, यहाँ से, यहाँ क्या रखें, वहाँ से तो अभी निकाला था, तो कहाँ आ रहा है, वहाँ तो u रखिए आप, देखिए 1.41 कहाँ आएगा, अरे सही है, इसी से, अरे देखो एक मिनट, u माइनस जी टी हुआ ये, तो t कितना आ जाएगा, u अपॉन जी आएगा, यही फॉर्मूला है, इसी से आना है, क्या बचेगा बताइए, u कितना था 14 था और ये 10 है, ये हटाइए 1.4 आ रहा है, 1.4 ही तो आंसर आ रहा है, क्यों, किसमें नहीं दिया है सर, अभी इस क्वेश्चन, अरे इसमें नहीं दिया है क्योंकि हम लोग पहले निकाल चुके हैं ना, फॉर्मूला तो वही है ये, तो u पहले आप u से u निकाल लीजिए उस वाले फॉर्मूले से जो पीछे भी लगाया है, नहीं निकाल सकते भाई, u उस पर अभी हम पीछे देख चुके थे इसलिए मैंने नहीं लिखा दोबारा, तो u तो अंडरस्टूड है कैसे निकालना है, t में दिक्कत थी तो t का नया फॉर्मूला बताया यहाँ पे, आंसर वही आएगा आपका, क्लियर है, नेक्स्ट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी स्क्वायर ऑफ द, अरे तो आसान क्वेश्चन है, क्या होगा, ये हम बता चुके हैं ना आपको भाई, फ्रीली फॉलिंग बॉडी में आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है u 0 होगा, है ना, u 0 है, तो आप पढ़ चुके हैं उसमें, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं,
हाँ, तो यहाँ पे ये आता है एक तो बन के ये वाला रिलेशन पता है। Yes. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड्स, ठीक है, रीचेस अ मैक्सिमम हाइट h एंड कम्स बैक टू द थ्रोअर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है। हाँ, h हाइट ऊपर गया तो h नीचे आया होगा, जोड़ दो दोनों को, 2h हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखो एक ट्रेन है जो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कितना आ रहा था बेटा? 625 meters. हाँ, 90 को आप पहले उसमें चेंज कर लीजिए मीटर पर सेकंड में। अब आप देख रहे हैं हर सेकंड उसका 0.5 कम हो रहा है। हर सेकंड कितना कम हो रहा है? 0.5 कम हो रहा है। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। तो आसान है, कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे आप? हाँ ठीक है, बताने की जरूरत तो नहीं है, हो जाएगा, बोलो। Yes, sir. हाँ हो जाएगा. ठीक है। नेक्स्ट, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स विद वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकंड। कितना आसान क्वेश्चन है। कितनी देर के लिए हवा में रहेगी? 20 seconds. 10 seconds. हवा में कितनी देर रहेगी? देखिए हवा का टाइम क्या है? नीचे से ऊपर गई, ये सब हवा में ही है, बोलो ये सब एयर में है ना, और फिर ऊपर से नीचे जब तक नहीं आ जाती ये भी एयर में है। हाँ, तो ये थोड़ा लॉजिकल सवाल है, बाकी आसान है, कर लेंगे, आगे चलें। 20 सेकेंड, सब बच्चों को समझ में आ गया? बताने की जरूरत नहीं है ना? हाँ ठीक है। नेक्स्ट 64, इफ अ बॉडी इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा टू हॉरिजॉन्टल, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट। हाँ, अब आपको हमें प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ ले चलना पड़ेगा। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? जब बॉडी दो मोशन एक साथ कर रही होती है, सभी लोग ध्यान से सुने, क्या है? जब बॉडी दो मोशन, एक मिनट रुकिए, हाँ बताइए। अच्छा, ये तो उनको बैठने को बोलिए। नहीं अभी नहीं, अभी तो क्लास चल रही है, नहीं वेट कर लें, उनसे बोलिए वेट करें। नहीं, इसके बाद मिल लूँगा, इसके बाद मेरी क्लास नहीं है। ठीक, ओके। हाँ, तो जब बॉडी क्या कर रही, देखो जैसे यहाँ पे ये एक एग्जांपल दिया गया है कि मान लीजिए आप अपनी इस कार पे बैठे हुए हैं, और इस कार पे बैठे बैठे मान लीजिए ऊपर का खुला हुआ है। ये क्या हो गया भाई, क्या हो रहा है? हाँ, मान लीजिए आप एक कार पे बैठे हुए हैं, और कार पे बैठे बैठे आप, कार अभी चल नहीं रही है, कार रुकी हुई है, तो आप एक बॉल उछालते हैं। बॉल आप ऊपर उछालते हैं तो क्या होगा? थोड़ी देर के बाद बॉल कहाँ गिरेगी? सबको पता है, आपके हाथ में गिरेगी आके, क्लियर है? लेकिन अगर यही कार मूव करने लगे, कार चलने लगे, उसके बाद आप बॉल उठा लिए, तो बॉल उछालिए आप, एक पर्टिकुलर स्पीड से आप आगे जा रहे हैं, ठीक है, आप एक पर्टिकुलर स्पीड से आगे जा रहे हैं, लेट्स सपोज 50 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहे हैं, आपने बॉल उछाली, बॉल को कहाँ गिरना चाहिए? हैं? पीछे। बॉल गिरेगी कहाँ? हाँ चल, अरे यार ये मतलब 50 मीटर पर सेकंड से रेस्ट में होगा कोई? हैं? हाथ में गिरना चाहिए। क्यों? बॉल उछाल दिए ऊपर, हैं? बॉल गाड़ी छोड़ चुकी है, मतलब पीछे नहीं फेंकी है, उछाली ऐसे ऊपर है, तो कहाँ गिरना चाहिए? हाँ, बॉल आपके हाथ में गिरेगी या आपके हाथ के में नहीं आएगी, वो कहीं और गिरेगी? कभी किया है? कभी किया है किसी ने? बताओ। हैं? नहीं झूठ मत बोलो, नहीं किया है। पीछे ही फेंक दिया होगा तुमने, पीछे ही फेंक दिया होगा। अब तुम करके फिर से देखना, बॉल तुम्हारे हाथ में ही आएगी, ठीक है, तुम्हारे हाथ में ही आएगी। अब सुनो, ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि आपकी जो वो है, जो कार है, वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ आगे चल रही है एक पर्टिकुलर, उसके बाद भी आपकी जो बॉल है जिसको वर्टिकली आपने ऊपर फेंका था, वो आपके हाथ में आ गई। इसका मतलब ये है कि बॉल जब तक एयर में रही, वो उसी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रही थी जिस वेलोसिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे थे। यही मतलब हुआ ना उसका। आपने जो बॉल ऊपर फेंकी और वो बॉल ऊपर गई, और ऊपर जाने के बाद आप थोड़ी दूर गए, और यहां पर भी आपके हाथ में वो बॉल आ रही है। इसका मतलब ये है कि बॉल ने हॉरिजॉन्टल मोशन भी उसी स्पीड से की जिस स्पीड से आप कर रहे थे।
अरे बोलो यार, ये तो सिंपल है, यही मतलब है ना इसका। Yes. हाँ, अदरवाइज आपके हाथ में कहां से आ जाती है। क्लियर है। इसका मतलब ये है कि बॉल ऊपर गई, एक वर्टिकल मोशन भी करके आई और साथ में हॉरिजॉन्टल मोशन भी कर रही थी, लेकिन दोनों मोशन एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट थी। कैसे, वो समझते हैं। ये देखो एक प्लेन है, ये प्लेन ऊपर से बम गिरा रहा है टारगेट पे, ठीक है, टारगेट मान लो यहाँ पे है। अब इसने इसको यहाँ से गिराया तो ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है और यहाँ इसको ये डिस्टेंस कवर करनी है। अब देखो ये दो मोशन कर रहा है, दो तरह की, एक तो ये वर्टिकल नीचे भी आ रहा है जिसको गिराया गया है, और वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से भी आगे बढ़ रहा है। अच्छा, ये हमें कैसे पता चला? ऐसे कि प्लेन जितनी डिस्टेंस आगे बढ़ रहा है, मान लो प्लेन यहाँ पे था, पहले ए पे था, फिर प्लेन बी पे पहुंचा, तो जब प्लेन बी पे पहुंचेगा तब भी ये प्लेन के नीचे होगा, जब प्लेन सी पे पहुंचेगा तब भी ये प्लेन के नीचे होगा, जब प्लेन डी पे पहुंचेगा तब भी ये प्लेन के नीचे होगा। ये कैसे पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब जिस चीज को नीचे ड्रॉप किया गया है वो चीज भी ऑब्जेक्ट उसके साथ में, यानी कैरियर के साथ में, यानी जिसमें पहले वो था प्लेन के साथ उसी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा हो हॉरिजॉन्टली। अदरवाइज कैसे पॉसिबल है ना? उसके नीचे कैसे हो सकता है? क्योंकि प्लेन तो उसको ड्रॉप करके आगे निकल चुका है, जबकि हम क्या देखते हैं कि वो हर पॉइंट पे उसके नीचे होता है जब तक कि वो ग्राउंड पे ना गिर जाए आकर। तो ये तभी पॉसिबल है जब वो भी उसी वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ रहा हो। कहने का मतलब ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट टू डायमेंशनल मोशन कर रहा होता है, ठीक है, टू डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या है कि वो वर्टिकल मोशन भी कर रहा है, या नीचे भी गिर रहा है, या नीचे से ऊपर भी जा रहा है, और साथ में हॉरिजॉन्टली भी आगे बढ़ रहा है, दोनों चीजें साथ में कर रहा है, तो वो दोनों मोशन एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती हैं, दोनों का एक दूसरे पे कोई असर नहीं पड़ता है। यानी हॉरिजॉन्टल मोशन का वर्टिकल मोशन पे कोई असर नहीं पड़ता है, और वर्टिकल मोशन का हॉरिजॉन्टल मोशन पे कोई असर नहीं पड़ता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली यही है कि अगर आप दोनों मोशन को अलग अलग ऑब्जर्व करें और अलग अलग फॉर्मूला लगा के अलग अलग निकाल के और वेक्टोरियली ऐड कर दें तो आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे कोई इफेक्ट डाल नहीं रही हैं, बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। क्लियर है? तो इस बात को याद रखिएगा, जो 2D मोशन होती है वो उसको ऐसे समझिए कि वो 1D मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में है, 1D मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दोनों का वेक्टर सम बन के 2D मोशन बन जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई अगर 2D मोशन आपको करानी है, ठीक है, कोई भी 2D मोशन आपको करानी है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को आपको यहाँ से यहाँ भेजना है, ठीक है, फेंक कर। तो अब अगर आप इसको फेंक कर भेजना चाहते हैं तो क्या करवाने हैं आप चाह रहे हैं कि ऊपर भी जाए और सामने भी जाए, यही चाह रहे हैं ना? बोलो, आप इसको ए से बी पे भेजना चाहते हैं अगर, तो यही चाह रहे हैं ना कि ये ऊपर भी जाए और सामने भी जाए, यानी दोनों मोशन आप साथ में इसकी कराना चाह रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि जब आप इसको ऐसे भेजेंगे तो इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है इसको भेजने का। बोलो, ऐसी कुछ पाथ फॉलो करेगा ये यहाँ से यहाँ जाने के लिए, ऐसा कि इसके अलावा कोई पाथ पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, जिसमें वो ऊपर भी जाए और सामने भी जाए। ठीक है, तो ये कैसा पाथ होता है? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। क्या बोलते हैं? ऐसे जो पाथ बनता है इसको बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। इसीलिए जो 2D मोशन इस तरह की है, जिसको प्रोजेक्टाइल मोशन भी बोलते हैं, तो वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करती हुई आगे जाती है। ठीक है, कुछ ऐसे देखिए, एक ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर उछाला, यहाँ पे सब लोग ध्यान से देखें, ये देखिए एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है, इसको आपको दूसरे पॉइंट पे भेजना था, मान लो ये ए पॉइंट था और यहाँ से बी पॉइंट पे गिराना है आपको। तो अब आप जब इसको ऊपर भेजेंगे तो आप खुद देखिए, ये वर्टिकल डायरेक्शन में भी ऊपर जा रहा है और यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी जा रहा है वर्टिकल के साथ साथ। बोलिए, तो इसका मतलब यहाँ पे इसके पास दोनों तरह की वेलोसिटीज होंगी भाई, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी वेलोसिटी होनी चाहिए और वर्टिकल भी होनी चाहिए। इतना समझ में आ रहा है ना? तभी तो वो दोनों डायरेक्शन की मोशन कर पाएगा। हाँ, तो इसमें क्या होता है, फिर अब हमें दो तरह की वेलोसिटीज चाहिए होती हैं, तो हम कंपोनेंट डिवाइड कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाते हैं और वर्टिकल कंपोनेंट बनाते हैं, क्योंकि सेम टाइम पे बॉडी को दोनों तरह की मोशन करनी है। तो फिर यहाँ पे जब कंपोनेंट डिवाइड किए जाते हैं तो आपको पता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आता है, u cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या बन जाएगा, अगर मान लीजिए u इनिशियल वेलोसिटी है तो u sin थीटा बन जाएगा। इसका मतलब इसकी जो, या v भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो इस ऑब्जेक्ट को इस वेलोसिटी से आगे ले जाएगी, और वर्टिकल डायरेक्शन में ये वेलोसिटी हो जाती है। यानी वर्टिकल कंपोनेंट ये होता है, यानी जो ऊपर ले जाने के लिए जिम्मेदार है, और जो आगे ले जाने के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जिम्मेदार है वो है u sin थीटा। इसका मतलब हर एक पॉइंट पे जब ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया, ठीक है, तो भी इसके पास यही दो वेलोसिटीज होंगी, यहां जाएगा तब भी यही होंगी, एंड तक उसके पास यही दोनों वेलोसिटीज रहेंगी। अब आप खुद सोचिए कि आपने अगर किसी को इस तरह से कोई चीज को यहां से वहां फेंकना है आपको, तो आपने यहां से उसको प्रोजेक्ट किया, ठीक है, इसको मान लो u sin थीटा वेलोसिटी मिल गई, इसको u cos थीटा वेलोसिटी मिल गई।
जब बॉडी ऊपर जा रही है तो उसके ऊपर एक चीज और काम कर रही है, बोलिए क्या? ये देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाया गया हमने, क्या है ये क्या है? हाँ, ग्रेविटी है। ठीक है, जो बॉडी मतलब जो मोशन ऊपर की तरफ हो रही है, वर्टिकल डायरेक्शन में हो रही है, वहां पे एक्सेलरेशन भी इन्वॉल्व हो गया आके। कौन सा एक्सेलरेशन? जिसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। इसका मतलब सिंपल ये है कि वेलोसिटी जो ऊपर की डायरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसमें चेंज आएगा या नहीं आएगा? बताओ। आएगा। लेकिन क्या इसमें चेंज आएगा? क्योंकि इधर तो कोई आपने एक्सेलरेशन है ही नहीं, हॉरिजॉन्टली कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जब भी कोई पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा होगा, कोई प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा होगा, तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या रहेगा? थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहेगा, बोल सकते हैं, क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है कि इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है जो उसकी वेलोसिटी में किसी तरह का कोई चेंज लेकर आए। तो इसलिए कहा जाता है, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि जब प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही होती है, यानी इस तरह की कोई पैराबोलिक या 2D मोशन इस तरह की हो रही होती है, इस शेप की, तो वहां पे उसका हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होता है वो अनअफेक्टेड रहता है, कांस्टेंट रहता है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो लग रहा है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट को चेंज कर रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से उसमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देखिए कुछ इस तरह से यहाँ देखिए, ये देखिए हर जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा होगा, उसकी वर्टिकल मोशन को अफेक्ट डाल रहा होगा। आपको पता है जब जी यहाँ कम कर रहा होगा तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो यहाँ पे और कम हो जाएगी, बोलिए यहाँ पे और कम हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, ठीक है, इस तरह से करते हुए यहाँ 0 हो जाएगी एक पॉइंट पे या नहीं? बोलिए भाई, यहाँ से वेलोसिटी कम होते होते, हाँ, जहाँ 0 होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। बोलो, जितनी हाइट वो ऊपर जा सकता था और यहाँ पे आके उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। उसके बाद अब क्या होगा? उसको नीचे आना पड़ेगा। तो अब जब नीचे आएगा तो वेलोसिटी फिर इंक्रीज होगी। बोलो, यहाँ 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, फिर से फाइनली नीचे आते आते बोलो बढ़ेगी ना वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे आने पर इंक्रीज करेगा। तो ये बिल्कुल वैसी ही मोशन हो रही जैसे हम लोग पढ़ते आए हैं अब तक। ठीक है, तो इसको अगर अलग अलग एनालाइज करो कि 1D मोशन को अलग एनालाइज करो, ठीक है, खाली बस कंपोनेंट को याद रखना है कि वहां u sin थीटा इन्वॉल्व हो जाएगा u की जगह पे, और जब हॉरिजॉन्टल मोशन को हम कंसीडर कर रहे हैं तो वहां पे u की जगह u cos थीटा हो जाएगा। बाकी कुछ भी नहीं बदल रहा है, दोनों मोशन को 1D की तरह से आप लीजिए और आंसर आ जाएगा। हाँ बोलो, बोलिए। हाँ, हम पैराबोला प्रोजेक्टाइल मोशन को पैराबोला वाले पाथ से देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, नहीं तो वो तो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जो 2 डायमेंशनल मोशन होती है वो वर्टिकल डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दोनों में हो रही होती है, लेकिन दोनों ही मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है। ये समझाना था वहाँ पे आपको पाथ नहीं समझाना था। ठीक है, यानी दोनों मोशन को हम अलग अलग एनालाइज कर सकते हैं, अलग अलग निकाल सकते हैं, फिर उसको वेक्टर सम निकालें तो उसका आंसर वही आएगा, सेम आएगा। वहाँ पे समझाने का मतलब ये था। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को कि वर्टिकल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो हर पॉइंट पे चेंज हो रही होगी, इवन 0 भी हो जाएगी और उसके बाद फिर इंक्रीज करती हुई फाइनली नीचे आएगी। इतना बात क्लियर है? हॉरिजॉन्टल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। सब बच्चों को क्लियर है? आगे चलें, बोलिए। हाँ ठीक है, ये देखिए दोनों वेलोसिटीज हमने बना दी हर जगह, यहाँ पे Vx और Vy। Vx मतलब x कंपोनेंट जो कि u cos थीटा या v cos थीटा जो भी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, cos थीटा लगा देना है आपको खाली आगे। ठीक है, और यहाँ sin थीटा रहेगा। तो ये देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हर जगह सेम रहेगा, हर पॉइंट पे, उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ आपका वर्टिकल कंपोनेंट बदलता जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ इस तरह से देखिए। अब देखिए ध्यान से, इनके फॉर्मूले हम कैसे बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से, अगर हमको 1D मोशन जो हमने अब तक पढ़ी है वो अच्छे से पता है। इसमें 2-3 फॉर्मूले हैं जो पूछे जाते हैं और उन्हीं को ध्यान रखना है। अभी हमको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। देखिए आपको पता है क्या क्या है। सबसे पहले आपको पता है यहां से ये चलना स्टार्ट कर रहा है तो एक पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है, बोलो। और इस हाइट को हम क्या बोल रहे हैं? इस हाइट को क्या बोल रहे हैं? Hmax बोल रहे हैं? नहीं बोलिए। हाँ, Hmax। ठीक है, एक तो आपको Hmax पता होना चाहिए। आप मुझे बताइए, हमने अभी आपको बताया कि जब हम वर्टिकल मोशन को एनालाइज करेंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन में तो इसमें कुछ हो ही नहीं रहा है, तो ऊपर जाने में वर्टिकल मोशन ही कंसीडर करेंगे हम, हॉरिजॉन्टली तो वैसे कांस्टेंट है वो। तो आप मुझे बताइए अगर हम 1D मोशन होती और वर्टिकल में मैक्सिमम हाइट निकालनी होती तो क्या फॉर्मूला होता? बताइए, अभी रिलेट करके पढ़ेंगे, सब आसान। क्या फॉर्मूला होता है मैक्सिमम हाइट का? बताओ बेटा। 1D मोशन में क्या होता है? Hmax क्या होता है?
यू स्क्वायर 2g। सबको याद है, इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है कोई जो हमने लिखा यू स्क्वायर अपॉन 2g में? नहीं है। अभी हमने बताया था कि जब प्रोजेक्टाइल मोशन की बात हो रही होगी तो वर्टिकल कंपोनेंट किससे रिप्लेस हो जाएगा? किससे रिप्लेस? यू किससे रिप्लेस हो जाएगा? यस, तो यू साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g क्या बनेगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये आ गया आपका प्रोजेक्टाइल मोशन की मैक्सिमम हाइट। देखिए कुछ भी नहीं है, आपने क्या किया, सिंपली u को u साइन थीटा से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में भी वर्टिकल कंपोनेंट ही इसमें काम करेगा ना, हॉरिजॉन्टल का कोई रोल ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? बोलिए, क्लियर है? मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, बात समझ में आ गई? ऐसे निकाल लेंगे हम, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। किसी बच्चे को कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। थीटा एंगल दिया होगा आपको, यही थीटा एंगल है ना जो दिखा रहा है, ये वाला थीटा एंगल आपको दिया होगा, जो यहाँ पे बना हुआ है थीटा, ये आपको दिया होगा एग्जाम क्वेश्चन में। क्लियर है? आगे चलें, बोलिए। अच्छा ये बताओ, मैक्सिमम हाइट अचीव होने में जो टाइम लगता था 1D में वो क्या था? मैक्सिमम हाइट अचीव होने में 1D में लगा टाइम क्या होता था? हाँ, पूरी मोशन की बात करें तो वहां तो सिंगल पूरी मोशन की बात करिए तो क्या होगा? पूरी मोशन की बात करें तो क्या होगा? अरे यार, u बाई जी हाफ मोशन के लिए है ना। हाँ, पूरी मोशन की बात करें तो क्या होगा? पूरी मोशन की बात करें तो क्या होगा भाई? u बाई जी जाने में, u बाई जी, हाँ, u बाई जी ऊपर जाने में और u बाई जी आने में, दोनों होगा ना। तो बोलो भाई, u बाई जी जाने में और u बाई जी आने में, तो टोटल कितना हो गया टाइम? 2u बाई जी हो गया। क्लियर है ये बात? बोलो, क्या हम इसमें u को u साइन थीटा नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। 2u साइन थीटा अपॉन जी। लीजिए, मैक्सिमम टाइम पता चल गया आपको, यानी टाइम टू अचीव द मैक्सिमम हाइट मिल गया। दूसरा फॉर्मूला, इससे सवाल आते हैं, कितना आसान है, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ u की जगह u साइन थीटा रख दिया आपने। अब एक चीज और बची, वो है रेंज आपकी, ये वाली रेंज, मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज भी पूछते हैं वो, यानी यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा है, उसको यहाँ भेजना है आपको। चलिए, पाथ यही फॉलो करेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल रेंज हम कैसे निकालेंगे? अब जब हॉरिजॉन्टल रेंज की बात हो रही है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट काम करेगा नहीं करेगा? बोलिए, बिल्कुल करेगा। हाँ, अब आपको पता है ये रेंज कुछ भी नहीं, डिस्टेंस है ना एक तरह की। अरे डिस्टेंस तो निकालनी है यहाँ से यहाँ तक, और डिस्टेंस का फॉर्मूला आप बचपन से जानते हैं। क्या होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला? स्पीड इंटू टाइम। अब आप मुझे बताइए कि आपको हॉरिजॉन्टल स्पीड नहीं पता है? पता है, क्या है? बताया था अभी, u cos। बिल्कुल सही बात है, u cos थीटा। क्या आपको टाइम पता है? अभी हमने टाइम हमने निकाला है, अभी टाइम पूरी जर्नी का निकाल लिया, इसीलिए हमने सिर्फ आधा नहीं निकाला है, पूरी जर्नी का टाइम निकाला है। कहाँ है वो? है पूरी जर्नी का टाइम। क्लियर है ना? रख दीजिए यहाँ पे उठा के, 2u साइन थीटा अपॉन जी। क्या बनेगा? बोलिए, u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। 2 साइन थीटा कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, सबने पढ़ा है? हाँ, साइन 2 थीटा। तो आपका ये रेंज आ गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। लीजिए, तीनों फॉर्मूले आ गए, कुछ भी नहीं था। प्रोजेक्टाइल मोशन से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आपको 1D मोशन आती है तो ये मोशन भी आप कर लेंगे। समझ में आ गया सब बच्चों को? साइन थीटा समझ में आया कैसे आया? साइन 2 थीटा सबने पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो नहीं पढ़ा? साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का एक फॉर्मूला होता है, उसको आप साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। आया कहाँ से है? साइन a प्लस बी का फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ेंगे आगे हायर क्लासेस में, या हो सकता है इसी साल हो आपके यहाँ। उसमें क्या होता है, इस तरह से होता है वो, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ठीक है, ये अब यहाँ पे अगर आप a और b पे थीटा रख दें, सोचो यहाँ दोनों जगह हमने थीटा रख दिया, तो थीटा रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको बताइए? यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा मिलेगा ना। तो ये क्या दे देगा आपको, बोलो? साइन थीटा कॉस थीटा दोनों, 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया नहीं हो गया? और ये क्या है? साइन थीटा प्लस थीटा क्या मिलेगा आपको बताओ? साइन 2 थीटा। तो ये देखिए फॉर्मूला यहाँ से आया है, समझ गए?
साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले में रख के आप इसको बना सकते हैं, कोई डिराइव्ड फार्मूला है ये, इवन डिराइव्ड तो ये भी है, इसका पूरा प्रूफ है। तो जब आप मैथ्स आगे पढ़ेंगे 11th-12th में, अगर आपने मैथ्स ली तो आप पढ़ेंगे। क्लियर है? तीनों फॉर्मूले याद हैं। पहला फॉर्मूला क्या है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, मैक्सिमम हाइट का। अगेन टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोलते हैं, पूरी फ्लाइट में यानी पूरी जर्नी में कितना टाइम लगा, तो वो है 2u साइन थीटा अपॉन g। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। सब बच्चों को क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है? तीनों फॉर्मूले प्रोजेक्टाइल मोशन के? बहुत अच्छा, बढ़िया। बस ऐसे ही ध्यान रखना है, कोई हुआ नहीं है ये, ठीक है? बहुत आसान है, बंडी मोशन से रिलेट करके पढ़िए। चीज़ों को जितना रिलेट करके पढ़ेंगे फिजिक्स में उतना आसान है, ताकि पुरानी जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं ना वो वेस्ट नहीं है। आपको भी एहसास होता है कि अरे वो सब लिंक्ड है। जब आप उसको छोड़ देते हैं, इसको एक नए तरह से देखने लगते हैं, तो आपको बड़ा बर्डन लगता है, अरे वो भी याद करो, ये भी याद करो। सब इंटरलिंक्ड है। अगर आप लिंक करके पढ़ेंगे, अब तक हम लोगों ने जितना एडवांस लेवल की चीज़ें पढ़ी हैं इलेक्ट्रिसिटी में या और चैप्टर्स में, वो सब लिंक करके पढ़ी है ना, पीछे से लिंक किया था कि देखो वहाँ ये पढ़ा था, वहाँ ऐसा होता था। ठीक है, तो ये सब लिंक करके पढ़ेंगे तो बहुत ईजी है। लिंक नहीं करेंगे, अलग कर देंगे, तो फिर आपको प्रेशर आ जाएगा कि अरे नया कॉन्सेप्ट है, कैसे रखें, बहुत मुश्किल हो जाएगा। सब आसान है। आगे चलते हैं, ठीक है? तो इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, तब जाके इसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा आपका। चलिए बताइए क्या था क्वेश्चन वहाँ पे? अभी कहाँ पे थे हम लोग? किस क्वेश्चन नंबर पे थे हम लोग? 64 का आंसर अब आसान हो गया। क्या होगा? देखो, एक बॉडी है जिसको एक थीटा एंगल, कुछ भी हो सकता है, प्रोजेक्ट किया गया है। बताइए इनमें से क्या कांस्टेंट रहेगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का चेंज नहीं होगा, अभी हमने देखा है। वर्टिकल कंपोनेंट ही सब कुछ वहां पे काम करेगा, सारा काम। क्लियर है? आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। A bomb is released by a horizontal flying aeroplane. The trajectory of the bomb is, ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, यानी उसका पाथ कैसा होगा? ट्रेजेक्ट्री का मतलब ये है, पैराबोला होगा। अभी हमने देखा, ठीक है? क्लियर है? आगे चलें। हाँ, नेक्स्ट है। चलिए, अब मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन आप सब लोग करके दिखाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये पूरा अब तक जो हमने पढ़ा है सब रिवाइज हो जाएगा पैराबोला में, ठीक है? अगर आपने अच्छे से अटेम्प्ट किया। करिए अटेम्प्ट, सभी लोग को थोड़ा टाइम देना, अटेम्प्ट करिए, बहुत बहुत ज़रूरी है। जो फॉर्मूले तीनों पढ़ाए हैं वो तीनों यूज होंगे यहाँ। तीनों फॉर्मूले दिमाग में लाइए। जो फॉर्मूला याद ना आ रहा हो तो बताओ, हम लिख देंगे यहाँ। ऑप्शन ए, एक बच्चा बोल रहा है ऑप्शन ए, बाकी बच्चे भी निकालें। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये उतना ज़्यादा इजी क्वेश्चन भी नहीं है जितना समझेंगे, लेकिन हाँ हो जाएगा, आप लोग कर लेंगे। ऑप्शन ए। मैं फिर कह रहा हूं अगेन, आई इंसिस्ट कि हर बच्चा इसको ट्राई करे, हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्राई करिए आप लोग। जो बच्चे भी एनटीएससी के लिए सीरियस हैं वो ट्राई करें। इसमें आप, हाँ बेटा सर, आर क्या है? पहले ऑप्शन में आर ए, रेंज बेटा, रेंज। दो चीजें हैं ना ऊपर, दो चीजें फेंकी गई हैं ना, दो लोग कर रहे हैं मोशन, तो दोनों की रेंज अलग अलग होगी नहीं? यस सर। हाँ, क्या मैं कराऊं या आप लोग अभी कर रहे हैं? कि टाइम बहुत तेजी से आगे कर रहे हैं? ठीक है, रुके हुए हैं, खुद से करिए, वो ज़्यादा सही है। थोड़ा लॉजिक, कॉमन सेंस भी बाकी बच्चे लगाएं जिनका आंसर आ गया है। चलिए मैं करा देता हूँ, टाइम इज रनिंग आउट। ए, ठीक है, देखिए आपसे रेंज पूछ रहा है, रेंज दोनों की आपको रेंज निकालनी पड़ेगी। आर ए, रेंज होता क्या है अभी बताया था पीछे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन क्या था, जी ना। तो आर ए कितनी आ जाएगी बताओ जरा?
आर ए कितनी आ जाएगी, इसमें वैल्यू रखो भाई, फॉर्मूला रखिए ना, लगाया ना हमने यू स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा है कि आर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया साइन टू थीटा, क्योंकि यू स्क्वायर और जी दोनों कांस्टेंट हैं, दोनों में ही कांस्टेंट रहेंगे ना। तो साइन टू थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, आर ए के लिए कितनी हो जाएगी 30 डिग्री, तो ये हो गया 60, साइन 60 कितना होता है √3/2, तो ये हो जाएगा आपका √3/2। ठीक है, हम यू स्क्वायर अपॉन जी को नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वो तो अल्टीमेटली कैंसिल हो ही जाना है। आर बी बताइए कैसे निकालेंगे, आर बी में क्या रखेंगे, साइन टू थीटा में 120 हो जाएगा। साइन 120 क्या होता है, आपने वो पढ़ा होगा, ये सब पढ़ा है ना ट्रिग्नोमेट्री में, बताइए ये 90 वाला है, ये कितना है 90 प्लस थीटा है ना ये, तो 120, तो 120 में क्या है 90 + 30, 90 + 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है, शुगर टी कॉफी पढ़ा है सबने, नहीं पढ़ा यार, अभी तुम लोग बहुत पीछे हो हैं। शॉर्टकट शुगर टी कॉफी, ये क्या है, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें क्या tan, इसमें कॉस, ऐसा है कुछ, सही है ना, गलत है, हाँ, तो इसमें साइन पॉजिटिव होगा सेकंड वाले में, तो यहां क्या आएगा आंसर, आर बी क्या आएगा साइन 30 क्या ले लेंगे आप, तो आ नहीं रहा है आर बी R1 आर, ये क्या है, गड़बड़ हो गया, कहाँ गलती हो गई, जल्दी बोलिए, जल्दी थोड़ा, कुछ हमारे पास टाइम कम है हम लोगों के पास, कहाँ गलती हुई हमसे, बोलो बेटा। कैसे आया ऑप्शन 1, कैसे आ गया, कई लोगों का ऑप्शन 1 आया है, यहाँ तो ऑप्शन 1 लग नहीं रहेगा। ऑप्शन 1 कैसे आया, कोई नहीं बोलेगा। अरे बहुत बड़ी, अरे गलती हमने क्या की, गलती ये की है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, 90 वाले जितने एंगल है उसमें ये बदल जाता है, कॉस थीटा होता है, प्लस में होगा लेकिन कॉस थीटा होगा, समझ में आई बात। तो आरबी में आप कॉस थीटा यूज करेंगे, कॉस 60 की वैल्यू वही होती है जो साइन 30 इसकी होती है, सॉरी कॉस 30 की वैल्यू वही होती है जो साइन 60 की होती है, पढ़ा होगा टेबल। हाँ, तो ये भी क्या आ जाएगा √3/2, बोलो ये भी √3/2, तो √3/2 क्या आ जाएगा आपका, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है या नहीं है, बोलिए। तो गलती सिर्फ इतनी हो रही थी कि हम यहाँ पे ये चेंज में गड़बड़ कर रहे थे, साइन थीटा नहीं ले सकते, 180 वाले एंगल्स में एंगल वो नहीं चेंज होता है साइन कॉस वाला, लेकिन आपका 90 और 270 में ये भी चेंज होता है। तो 90 तो कम से कम याद रखिए, 270 अगर नहीं भी याद है तो ये आ गया RA/RB √3/2। अगर मान लो आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास एक आसान ऑप्शन था कि साइन 2 थीटा को फिर से ब्रेक कर लो, किसमें 2 sin थीटा और cos थीटा में, इस तरह से। अब आपको ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा 90-20, क्योंकि cos और sin दोनों की वैल्यू अलग अलग रख के आप निकालेंगे, क्योंकि लंबा मेथड है, लेकिन ये ठीक है, जल्दी करना है तो आपको sin 2 थीटा से ही करना चाहिए। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन इसका मतलब ये है कि आगे के ऑप्शन को हमें चेक नहीं करना चाहिए क्या, क्योंकि नीचे एक ऑप्शन और है? करना चाहिए ना भैया, लास्ट में एक ऑप्शन ABC भी दिया हुआ है, ये मजबूर कर रहा है कि आप चेक करिए। तो चलिए भाई मैक्सिमम हाइट भी चेक करते हैं, क्या होती है, निकाला था हमने मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, क्या निकाला था, U स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन 2G, U स्क्वायर साइन स्क्वायर है ना, कि साइन है खाली, साइन स्क्वायर है, ठीक है। चलिए ये अगेन आपका पता है, आपको कांस्टेंट है, तो फिर आप उस पर सारा फोकस रखिए। साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहले वाले के लिए साइन 30, पहले वाले के लिए क्या होगा बताइए, हाँ 1/4 बिल्कुल सही। और दूसरे वाले के लिए HB के लिए HA 1/4 हो गया, HB कितना आ जाएगा यहाँ से रखेंगे, तो साइन 60 √3/2 होता है, √3/2 का होल स्क्वायर करिए आप, तो कितना आ जाएगा ये 3/4, हाँ तो ये भी सही लग रहा है, आ गया, डिवाइड करिए आप, 1:3 आ रहा है। चलिए तीसरा देख लेते हैं, इसका मतलब अब तो तीसरे को भी जाना पड़ेगा और तीसरा भी सही होना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन कोई 2 वाला दिख नहीं रहा आपको। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था TA का, याद करिए पीछे फॉर्मूला, 2U sin थीटा अपॉन G, अरे यार क्या लिख दिया मैंने, 2U sin थीटा अपॉन G,
हो गया। ये फिर कांस्टेंट रहेगा ये वाला टर्म, साइन थीटा को देखना है खाली आपको यहाँ पे। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, पहले में क्या आ जाएगी आपकी 1/2 और दूसरे में क्या आ रही है, हाँ तो दूसरे की √3/2। अब यहाँ पे रेशियो लेंगे तो देखिए 1/√3 दिख रहा है, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब सारे सही थे। यानी ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस करवा गया अच्छे से, तीनों चीजें इन्होंने चेक कर ली यहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चन आपको टायर 2 में यानी एनटीएससी स्टेज 2 में देखने को जरूर मिल सकते हैं। आपने अगर स्टेज 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस मेरा नहीं देखा, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, जाके देखिए, वहाँ पे क्वेश्चन इससे भी अच्छे लेवल के भी आते हैं, ठीक है, जो हमने अभी तक कराए हैं प्रोजेक्टाइल में। तो इतना क्लियर है सब बच्चों को, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक, बोलिए। तो अब यहां से लग रहा होगा ना प्रोजेक्टाइल वाला मामला क्लियर हो गया, कर लेंगे प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन इस तरह के जितने आएंगे। हाँ चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन ट्राई करिए, अगर कर लेंगे तो कुछ, ये क्वेश्चन तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ये तो पहले से किसने सॉल्व किया उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो बच्चे अभी अभी पढ़ रहे थे, अभी जिन्होंने समझा है प्रोजेक्टाइल को, वो सॉल्व करें इसको पहले। किस एंगल पे आप इसको प्रोजेक्ट करें कि मैक्सिमम हाइट जो है वो हॉरिजॉन्टल रेंज के बराबर हो जाए। मैक्सिमम हाइट को हॉरिजॉन्टल रेंज के बराबर कर दीजिए आप, H max इज इक्वल टू R। दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, H max का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, H max का फॉर्मूला बाई 2G। रेंज का फॉर्मूला बताइए, U स्क्वायर साइन बाई G या 2G। अब ये गड़बड़ ना करना, 2G और G सब ठीक है, 4G हो जाएगा। हाँ ये क्या हो गया यहाँ पे, ये देखिए ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचेगा यहाँ से, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इक्वल टू साइन 2 थीटा को आप तोड़ लीजिए, क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बोलो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा से अगर हम तोड़ेंगे तो साइन थीटा ये यहाँ से उड़ जाएगा ना एक स्क्वायर से, बोलो, और ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर ले जाओ तो ये आ जाएगा, ये कॉस थीटा नीचे आ जाएगा इधर, तो ये बचेगा आपके पास 4 है ना। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा विच इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसी को एक तरह से और लिख सकते हैं, आपसे कंफ्यूज करने के लिए पूछ भी सकता है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4। ठीक है, इस तरह से भी लिखना आना चाहिए इसको इस तरह से ऑप्शन में दे सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर है सब बच्चों को, समझ में आ गया कहाँ से आएगा? ठीक है, तो मैथ लग रही है प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन में, फिजिक्स तो ज़्यादा नहीं लग रही है। ठीक है, ये बताइए, ये देखो मुझे लग रहा है वही क्वेश्चन अलग तरह से पूछ लिया है। वही क्वेश्चन है, अलग तरह से पूछ लिया है इसमें, tan थीटा इज इक्वल टू 4 वाला, थीटा जब ये हमने पीछे बताया था tan इनवर्स वाला, ये देखिए ये आंसर हो जाएगा। हाँ ये क्वेश्चन करिए जरा, ये अच्छा क्वेश्चन है।